नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार कोई ना कोई नई शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद होती है फेस टू फेस के अंक में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब नज़ीर गुरेजी साहब, जो कि हमारी रियासत के ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर है, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के, और बहुत ही डायनेमिक लीडर है, बहुत उम्दा लीडर है, यूथ लीडर है। हम इनसे ये जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया और तीसरी बार ये जीत के आए। क्या क्या ऐसे कारण थे जिससे, क्या ऐसी डेवलपमेंट्स, क्या ऐसा सिस्टम किया कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में तीसरी बार जीत के आए, जबकि हर तरफ एंटी वेव चल रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। जी आइए दर्शकों इनसे पूछते हैं। जी गुरेजी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। गुरेजी साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप एजुकेशन लाइन से थे, जो हमारी जानकारी है, तो एजुकेशन लाइन से पॉलिटिकल लाइन किस तरीके से आपने चुनी, क्या कारण था? देखिए, मैं एक ऐसे क्षेत्र से ताल्लुक़ रखता हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखता हूँ जो बहुत फार फ्लंग नहीं, बल्कि 6 महीने पूरी स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से और पूरे मुल्क से कटी रहती है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी पहले एक हिस्सा हुआ करती थी बांडीपुरा के साथ, बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। तो वहाँ का एमएलए हम बनाते थे और वो साल में एक बार या 2 बार आ गया, या साल में कभी नहीं आता था, 4 साल के बाद 5 साल के बाद एक चक्कर लगाता था, वोट ले जाता था, आता नहीं था। तो डेवलपमेंट एक दिल में ख्वाहिश थी। मैं स्टूडेंट लेवल पे प्रेसिडेंट रहा, मैं अपने उसका हायर सेकेंडरी में, देन कॉलेज में गया तो मैं जनरल सेक्रेटरी रहा उसका स्टूडेंट यूनियन का। फिर आगे एक ख्वाहिश थी कि मेरा इलाका जो है वो पसमानदा है, मैंने बहसीत मुदर्रिस ज्वाइन किया, मैंने आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ इस बारे में। और उसके बाद एक ख्वाहिश थी कि मैं कोई सोशल वर्क करूँ, लोगों की जो मुसीबतें हैं, मुश्किलें उनको हल उनको करो। उनको उनको उनसे उनको निकालने की कोशिश करूँ। तो एक वाहिद ज़रिया था कि पॉलिटिक्स में जाके, विदाउट पॉलिटिकल जो है, आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बगैर आप उतनी मदद नहीं कर सकते हैं एज ए सोशल वर्कर जितना सियासत में आके, सियासत के अंदर रह के करते हैं। तो इस वजह से मैंने चुना कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए और उन लोगों की खिदमत करनी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने गुरेजी साहब कहा कि आपका इलाका जो है वो फार फ्लंग ही नहीं, दूर दूर दराज एरिया ही नहीं, कि काफ़ी ज़्यादा वो कटा रहता है। तो कटे होने के साथ साथ वो एक बॉर्डर एरिया भी काफ़ी काफ़ी बड़ा है। मैं गुरेजी साहब पहले आपकी पॉलिटिकल कैरियर की बात करूंगा, फिर आपसे बॉर्डर एरिया की भी बात करूंगा, जो कि हमारे लिए इस समय बहुत अहम मुद्दा है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपका इस समय तीसरा टेन्योर है, और ये टेन्योर जो है, खासकर हमारे जम्मू की बात लें तो यहाँ मोदी वेव जिसको कहा जाता है वो थी, और अगर कश्मीर की बात करें तो वो पीडीपी की वेव थी। तो आपने उस वेव से अलग निकल के फिर तीसरी बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट पे आज अपना एमएलए का जो पदभार संभाला। क्या कारण है कि लोगों ने क्या समझ के आपको, क्या सोच के आपको दोबारा मैंडेट दिया और आपको दोबारा जिताया? इस बारे में आपका क्या मानना है? मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है फार फ्लंग एरिया है और वहाँ काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। क्योंकि आपको अगर श्रीनगर भी आना है तो 2 दिन चाहिए, गुरेज से आते आते श्रीनगर पहुँचते पहुँचते 2 दिन लग जाएंगे आपके। और फिर जब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जाओगे, मिसाल बांडीपुरा वाला एमएलए या आपसे कोपारा वाला एमएलए दिन में 10 गांव घूम के शाम को श्रीनगर में होकर अगले दिन सेक्रेट में जाएगा और उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएगा और उसको हल करेगा। मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी जाने में 2 दिन लगते हैं, फिर ये सोच के जाना पड़ता है कि मुझे 20 दिन 25 दिन बैठना है जी। अगर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी घूमनी है, तो वहाँ बहुत डिफ़िकल्ट है। देखिए, आजकल वो ज़माना नहीं रहा है कि हालो स्लोगन से आप वोट हासिल करेंगे, आप एक दूसरे को लड़ा के वोट हासिल करेंगे। आज वो ज़माना आ गया है कि आप लोग चाहते हैं कि हमारी डेवलपमेंट कौन करेगा, हम उसको वोट देंगे। जी। तो मैंने कोशिश किया गुरेज को डेवलप करने के लिए। मैं आपको बताऊंगा, वहाँ आज एक कॉलेज है, आज आपके वहाँ एक आईटीआई मैंने खोली है, एक सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनवाया है मैंने, मुख्तलिफ कोई 35 के करीब मैंने सब सेंटर्स खोले हॉस्पिटल की, क्योंकि वहाँ बहुत मुश्किल है विंटर में 2 मीटर 4 मीटर बर्फ़ के बीच में लोगों के चल के आना, फिर इंजेक्शन लगाने के लिए एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा सकते। मिडिल स्कूल खोले, हाई स्कूल खोले, सड़कें बनाई, कोशिश किया कि मैं नहीं कहूँगा, मैं जिस हद तक हो सकता था आपने वो डेवलपमेंट करी। आपने मुझे पूछा कि आपने, फिर मैं वहाँ घर घर जाता हूँ, हर एक से मिलता हूँ,
वहाँ मुझे लोग ये नहीं समझते एमएलए है, वो समझते हैं मैं अब हमारा हम में से एक फर्द है, हमारा ही आदमी है और हमने उसको हमारे काम के लिए भेजा है। वो नहीं है कि ये एमएलए है क्या तो हम लगता है इसके। गुरेजी साहब कि आज आप अपने लोगों के लिए वहां पूरा काम कर चुके हैं, या अभी भी आपको वो है कि भाई नहीं अभी मुझे और भी करना है? देखिए मैंने आपको बोला ना, मुश्किलात जो है वो हल करना इजी नहीं है वहाँ के लिए। जी लेकिन मैं नहीं कहूँगा मैंने वहाँ 100% किया, और ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कुछ नहीं किया। मैं समझता हूँ कि अगर जो मुझे अभी तक है कि मुझे सेटिस्फेक्शन अपनी जगह नहीं है कि मुझे जो करना चाहिए था मैंने उतना किया उनको। जी लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने अगर आज से पहले 100% वहाँ बैकवर्डनेस थी, आज मैंने 30% का कम किया कम करी है। कम करी है। मिसाल कोई अगर सड़कें 50 नहीं थी 25 बनाया है, अगर ये हॉस्पिटल 5 बनाने थे 4 बना दिया है, स्कूल 20 खोलने थे 10 खोले हैं। 10 खोल दिए। तो मैं नहीं कहूँगा कि मैंने सब कुछ किया, लेकिन कोशिश किया कि वहाँ की प्रॉब्लम उसकी डेवलपमेंट की जाए। डेवलपमेंट की जाए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। इसके साथ साथ आपसे ये अब मैं आऊँगा जो इस समय का अहम मुद्दा है, जो काफ़ी गरमाया हुआ है कि बॉर्डर एरिया इस समय काफ़ी टेंस है। जी गुरेजी साहब, अहम चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, आपका एरिया सारा बॉर्डर एरिया है, तो किस तरीके का माहौल है वहाँ? देखिए जहाँ तक बॉर्डर का सवाल है, अभी मैं आपको एक चीज़ सुना रहा हूँ, एक बात सुना रहा हूँ। पिछले दिनों मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में था, बॉर्डर्स में बड़ा टेंस चल रहा था। तो मैं किसी तिलेल मेरा एक एरिया पड़ता है, तहसील पड़ती है, वहाँ गया था। वहाँ से 2.5 से 3 घंटे गुरेज आने में लगते हैं। तो मैंने रात के 9:30 बजे सुना कि गुरेज में टेंस हो रहा है, कि बॉर्डर शेलिंग हो रही है, लोग घरों से भाग गए। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने देखा है गांव हमारा कंजलवान है, वहाँ से लोग निकले हैं। मैंने गांव में जाकर रात के 12:30 पूछा कि कहाँ हैं लोग, तो उन्होंने कहा वो एक टनल बन रही है हमारी कृष्णगंगा की, वहाँ चले जाइए। तो मैं वहाँ गया तो मैंने देखा बच्चियाँ बच्चे लड़के लड़कियाँ कसमपुर्सी की हालत में उस टनल के अंदर घुसे हुए हैं। मतलब बड़ी पसमिंदा हालत ये में। जो जंग की बातें कर रहे हैं, मैं वही कहने जा रहा था, ये जो जंग की बातें कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के, स्टूडियोज़ में बैठ के, या टीवी चैनल इस पे बात कर रहे हैं कि जंग होनी चाहिए। जंग हमने देखी है, हम बॉर्डर के नज़दीक बैठते, वो आरसपुरा वाले से पूछो, वो पनिश वाले से पूछो, वो टंगडार वाले से पूछो, वो गुरेज वाले से पूछो। क्योंकि जब भी जंग का माहौल हो जाता है हिंदुस्तान पाकिस्तान को, तो सबसे पहला नज़ला हम पे आ जाता है। और वहाँ ये नहीं है कि एक गांव टारगेट में है, पूरा वो एरिया टारगेट में होता है। अगर एक शल गिरता है पूरे गांव का गांव ख़त्म हो जाता है। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि दोनों मुल्क जो है वो पीस से बैठे। देखिए हमने पहले भी बताया और आज भी बता रहे हैं, आप हमसाये को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हमसाये को आप ठीक कर सकते हैं, उसके साथ अगर रिलेशन अच्छे रखोगे, हम भी पीस में रहेंगे, वो भी पीस में रहेंगे, हमारी भी डेवलपमेंट होगी, उनकी भी डेवलपमेंट होगी। और इस्लाम का सबसे बड़ा यही फंडा है कि इस्लाम में कहता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खुदा से दुआ मांगी, जब उसने मक्का को बसाया, तो उसने पहले कहा कि यहाँ अमन होना चाहिए। जब अमन होगा तो डेवलपमेंट होगी, जब अमन ही नहीं होगा तो डेवलपमेंट क्या होगी। मैं वही कह रहा हूँ, जब वो बॉर्डर में टेनिस चल रहा था, मेरा कोई अफसर वहाँ नहीं रहा, मेरे डॉक्टर भाग के आगे, मेरे इंजीनियर भाग के आगे, जल्दी हैम्पर हो गया, डेवलपमेंट भी हैम्पर हो गया और लोगों को भी कठिनाई झेलनी पड़ी जी। तो वहाँ उन दिनों डिमांड किया जाता था, पहले मुझे कहते थे सड़क दे दो, पहले कहते थे स्कूल दे दो, पहले कहते थे हॉस्पिटल दे दो, पहले कहते थे ये चीज़ बनाओ। उस दिनों सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा हमें बैंकर दे दो भाई, क्योंकि जान हमारी खतरे में है। खतरे पहले तो इंसान अपने आप को बचाएगा, फिर ही कोई डेवलपमेंट कर पाएगा। बहुत टेनिस जब बढ़ जाता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, दोनों मुल्कों के, हमारे मुल्क और पाकिस्तान के दरमियान में, तो सबसे ज़्यादा जो है बॉर्डर के लोग परेशान जो होता है वो बॉर्डर के लोग परेशान हो जाते हैं, बॉर्डर के लोग कसमपुर्सी की हालत में होते हैं। जी, लेकिन अब इस समय जब आप बॉर्डर टेंस था, तो आपका क्या रोल रहा कि आपने उनको किस तरीके से सिक्योर किया, या एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरीके की उनको मदद दिलवाई, या नहीं दिलवा पाए? देखिए जहाँ तक सिक्योर करने की बात है, बम के सामने किसी की नहीं चलेगी। जी, वो तो आप है। सिक्योर तो कर ही नहीं सकते हो। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अगर हटा के भी ले कहाँ जाओगे, या तो आपको बांडीपोरा लाना है, 85 किलोमीटर है वहाँ से बांडीपोरा पहुँचते पहुँचते। ये नहीं है आरसपुरा से आके जम्मू में बैठेगा या उधमपुर में जाएगा तो 1 घंटे में पहुँच जाएगा। और आप अपने सबसे ज़्यादा है वहाँ का जो लिवलीहुड है वो उस पर चलता है केटल पे। अच्छा, लोग अपने केटल को छोड़ के, अपने वो सब कुछ घर बार छोड़ के वो जाना नहीं चाहते, 85 किलोमीटर दूर जाना नहीं चाहते। तो मैंने उन दिनों एक प्रोग्राम चार्ट किया कि हम बसें रखेंगे उनके लिए,
फायर सर्विस, वहाँ ज़्यादा खतरा रहता है, आग लग जाती है एकदम से जी, जब शेलिंग शैलिंग होती है। क्योंकि लकड़ी के मकान है, तो एक मकान में आग लगी तो पूरा गांव का गांव खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल। तो फायर सर्विस का इंतज़ाम हमने रखवाया वहाँ। मेडिकल केयर जो था, मैंने वहाँ कोशिश किया उनको रखने के लिए, पहले सेफ्टी उनको दे दी कि भाई आप, अगर डॉक्टर सेफ होगा तो वो तभी इलाज करेगा बाकी लोगों का, खुदा न खास्ता करे ऐसी कोई हालत पैदा होती है तो एक कंटीजेंट प्लान बनाया हमने वहाँ डीसी के साथ बैठ के कि क्या क्या हमें करना चाहिए इसके लिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बॉर्डर को जो टेंट्स हैं उनसे अपने लोगों को सेव करने के लिए ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जी एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा गुरेजी साहब, आप इस समय डिप्टी स्पीकर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो आज की डेट में आप देख रहे हैं कि जो पार्लियामेंट लगा हुआ है काफ़ी गर्म है, ऑपोजिशन काफ़ी गर्म है नोटबंदी के कारण, जो लग नहीं पा रहा, और एक पार्लियामेंट और खासकर एक राज्य के लिए उसकी असेंबली या काउंसिल दो ही ऐसे अपर हाउस होते हैं जहां डेवलपमेंट के कामों को किया जाता है। क्या आपको लगता है कि कहीं कुछ ऐसा इफेक्ट हमारे यहाँ भी हो सकता है? देखिए यहाँ मसाइल दूसरे हैं, रियासत जम्मू कश्मीर के मसले अपने मसले हैं, मुल्क के का मसला अपना मसला है। वहाँ एक चीज़ पे पॉलिटिक्स की जा सकती है, वहाँ जो अभी 500 और 1000 का नोट पे पाबंदी, उस पर हल्ला गुला चल रहा करेंसी है। पे। यहाँ आप देख रहे हो इस वक्त पूरी वादी जो है पिछले 4-5 महीनों से टर्माइल में है, जी हड़ताल है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, कैलेंडर जारी होता है तो कैलेंडर के मुताबिक अमल होता है। जी। हम स्कूल नहीं खोल सकते हैं, और हम स्कूल कहीं जलाए भी गए। ऑफिस नहीं खोल सकते हैं, स्कूल अभी कोई 45 के करीब कह रहे हैं कि 42 के करीब स्कूल जलाए गए। तो यहाँ के मसाइल और है, यहाँ पानी का मसला है, यहाँ बिजली का मसला है, यहाँ राशन का मसला है। तो मुल्क के लेवल पे उनका वहाँ एक अलग टॉक है, एक अलग माहौल है, यहाँ अलग अलग उनके इशूज़ हैं, हमारे इशूज़ जो है अलग है। है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ भी इशूज़, बर्निंग इशूज़ हैं, जैसे अभी टर्माइल का मसला उठेगा असेंबली के अंदर, पानी का मसला उठेगा, बिजली का मसला उठेगा, क्योंकि आपको पता है समर्स में जम्मू में बिजली की ज़्यादा ज़रूरत होती है, विंटर में वादी के अंदर बिल्कुल सही है। और वादी के अंदर अब बिजली की कटौती चल रही है, जम्मू के अंदर समर्स में कटौती चल रही है। तो चले गुरेजी साहब, ये तो अब आने वाले समय ही जब असेंबली लगेगी तो तभी पता लगेगा। गुरेजी साहब, समय की नज़ाकत को देखते हुए आपसे बातें तो बहुत है करने के लिए, लेकिन हमारे पास समय की किल्लत है। एक अहम और आखिरी प्रश्न आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम, खासकर पर्टिकुलर जम्मू की और कश्मीर की आवाम ने कहा था, क्योंकि नज़ीर गुरेजी एक ऐसा डायनेमिक लीडर है जो यूथ में एक अपनी ही पहचान है, तो जनता का ये मानना था कि ज़रूर उनसे ये पूछना कि जो आज की डेट में हमारा युवा नशे की ओर बढ़ रहा है उस पर किस तरीके से नकेल लगाई जाए, और लगानी भी चाहिए, क्योंकि आपका जो नज़रिया है वो इस मामले में पॉलिटिक्स से हटके है। तो क्या मानते हैं आप कि आज जो हमारा यूथ है नशे की ओर बढ़ रहा है, इसको किस तरीके से नकेल लगाई जाए? देखिए बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आजकल जो है यूथ हमारा जो है इस नशे की लत में इन्वॉल्व हो रहा है। मैं वही काज पूछ रहा था किसी से कि भाई इसके काज क्या है बिहाइंड, क्या डिप्रेशन में है लोग नौजवान हमारे, क्या रोज़गार की वजह से वो परेशान है, किस वजह से, या उनके पास, उनके माँ बाप के पास पैसा ज़्यादा आ गया है जिसकी वजह से ये लत लग रही है। मेरी आपके माध्यम से माँ बाप से भी गुजारिश है, अगर बेटा उनका शाम को आता है और वो सिगरेट पीता है, अगर बाप पैसा नहीं देता है तो उस बाप को उसका फ़र्ज बनता है उसको पूछने के लिए, बताओ जी बेटा तू सिगरेट पी रहा है, पैसे कहाँ से लाता है। तभी वो बाप उससे जब पूछेगा, बेटा डरेगा कि नहीं जी मेरे घर में। एक तो सोसाइटी का उसमें ज़्यादा रोल है, अहम रोल है, माँ बाप का ज़्यादा रोल है, और गवर्नमेंट का ये है कि जितने भी ड्रग सप्लायर्स हैं जो ये ड्रग बेचते हैं जी, उन पे नकेल कसने की ज़रूरत है। एक ऐसा ला लाना है, मतलब आप सोसाइटी को ख़त्म करने जा रहे हैं, आप एक युवा पीढ़ी को ख़त्म करने जा रहे हैं। आप अगर ये कहेंगे कि हम किसी ड्रग जो बेचता है उसको हम कल 2 साल जेल में भर देंगे, अगर उसे ड्रग हमने पाया, ड्रग निकल गया उसके पास, अफीम, कोकीन, व्हाटएवर, कुछ भी, व्हाटएवर, तो वो सोचता है यार चलो ठीक है, किसी दिन अगर मैं फंस गया तो 2 साल जेल ही निकालना है। ऐसे कवानीन लाने की ज़रूरत है जो हार्श कानून बनने कानून कि भाई ये अगर ड्रग बेचने वाला पकड़ा गया ड्रग है तो
तो उसको मौत पूरी की उम्र सजा नहीं, मौत की सजा दे दो, क्योंकि वो पूरी सोसाइटी को खत्म कर रहा है, मौत को खत्म कर रहा है, नौजवानों को खत्म कर रहा है। तो वाई ही शुड बी हैंग्ड। ऐसा कानून लाया जाए कि जिससे उसमें डर पैदा हो कि भाई मैं अगर ये चीज करूंगा, मुझे अगर कल मैं पकड़ा जाऊंगा तो इसकी सजा मुझे बहुत महंगी पड़ेगी और मेरी तो फैमिली को इफेक्ट होगा। और फैमिली को इफेक्ट होगा। और दूसरा, स्कूल्स मॉस्क्स में, हमारे मस्जिदों में हम ये तो कहते हैं कि नमाज के पढ़ना है, रोज़ा रखना है, हमसाये के साथ नेक सलूक करना है, वो अलग बात है। लेकिन अगर सबसे बड़ा जहाद जिसको कहेंगे, स्ट्रेव, वो यही है कि आप अपनी मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में और गिरजाघरों में आप अपने लोगों को बता दें, अवेयर करें कि भाई इस ड्रग की वजह से क्या नुकसान आने वाला नहीं, आने वाली एक कौम खत्म हो रही है। जी बिल्कुल सही है। तो सबसे ज्यादा मौलवियों का, पंडितों का और गुरुद्वारों में ग्रंथी हैं या क्रिश्चियन के गिरजाघरों में फादर्स हैं, उनका ज्यादा रोल बनता है, सोसाइटी का रोल बनता है, माँ बाप का रोल बनता है। और साथ साथ इसमें हुकूमत का ये रोल है कि वो अपनी विजिलेंस ज्यादा बढ़ाए, जगह जगह पे देखें और उन लोगों को पकड़े जो ये सोसाइटी में ये ड्रग बेच रहे हैं और हमारी स्पोर्ट को खत्म कर रहे हैं। मतलब आपका मानना ये है कि उनको नस्ते नाबूद करना चाहिए गवर्नमेंट को, कि दोबारा इस चीज को वो पनप ना सके। यस। और उसके साथ साथ दूसरा मैं ये कहूँगा कि इसकी वजूहात पे ज़्यादा हमने ध्यान देना है। ये क्यों हो रहा है, ये बच्चा अगर खा रहा है तो क्यों खा रहा है, क्या वजह है, या डिप्रेशन की वजह से है, या सोसाइटी में इसको कोई कमी महसूस होती है, या और किसी, या सोसाइटी में बैठने के लिए के लगता है कि इसको मैं ये लूंगा तो मुझे बड़ा माना जाऊंगा। जी। तो मेरी गुजारिश है कि इस चीज़ पे हुकूमत को ध्यान देनी चाहिए। और ये सबसे, अगर आपकी सड़क को नहीं बनेगी 2 साल, कोई बात नहीं है, आपको अगर पीने के लिए पानी जो है वो राह मिलेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर इस ड्रग की लत अगर हमारी सोसाइटी में पूरी लग गई तो वो आने वाला फ्यूचर हमारा बिल्कुल डिफंग हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल गुरेजी साहब, आपने बहुत बढ़िया बात कही। गुरेजी साहब, समय की नज़ाकत को देखते हुए हम आपसे विदाई लेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, ये थे हमारे साथ हमारी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के डिप्टी स्पीकर जनाब नज़ीर गुरेजी साहब, और हमने इनसे ये जाना कि किस तरीके से इनका विजन है कि हमारी जम्मू कश्मीर रियासत को आगे बढ़ाया जाए। इन्होंने सबसे अहम, तीसरी बार ये वेव से हटके भी जीत के आए, और इनका मानना यही है कि सबसे बड़ी बात है कि आप डेवलपमेंट करोगे, आप अपनी रियासत, अपनी असेंबली को आगे बढ़ाओगे, तो लोग आजकल पढ़े लिखे हैं, वो सब जानते हैं कि किसके साथ चल के आगे बढ़ सकते हैं। और अहम चीज इन्होंने ये कही कि हुकूमत को ये चाहिए कि जिस जगह से नशा पनप रहा है, जो नशा दे रहे हैं, उनको ऐसा उनके दिमाग में दहशत डाल दी जाए कि भाई इसको बेचने से उनको अगर पकड़े गए तो सजाए मौत होगी, या कोई ऐसा कानून आएगा जिससे उनकी रूह कांप उठे, तो वो चीज़ ख़त्म हो सकती है। और इसके साथ साथ ही इन्होंने कहा कि माँ बाप को भी अपने बच्चे पे ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो कुछ ले रहा है तो उसको पहले पूछे कि कहाँ से ले रहा है, तभी उस पर चोट लगाई जा सकती है। माँ बाप का भी एक अहम रोल है। दर्शकों, इसी के साथ आपसे विदाई लेंगे, अगली बार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।